नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी ने जो सोचा नहीं था वो हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों की टीम ने वो कर दिया जो कांग्रेस जिसकी उम्मीद नहीं कर रही थी, जिसकी आशा नहीं कर रही थी। क्या हुआ? दो बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही थी पिछले कुछ महीने से। कुछ महीने का मतलब जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, यानी सितंबर से पहले से ही। क्योंकि रणनीति ये थी, भारत जोड़ो यात्रा के दो मकसद थे। वैसे तो कई थे, लेकिन मुख्य रूप से दो। एक, राहुल गांधी को पप्पू की छवि से निकालना, और दूसरा ये इस्टेब्लिश करना कि लोकसभा का 2024 का चुनाव राहुल बनाम मोदी न होने पाए। यानी उसके लिए क्या किया गया? कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, राहुल जी से नहीं है, कांग्रेस पार्टी से नहीं है। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा और पार्टी ने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। मतलब प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है, मतलब मोदी से मुकाबला नहीं है, मतलब मोदी से सीधे लड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी को मालूम है, राहुल गांधी को मालूम है, पूरे देश को मालूम है, दुनिया को मालूम है कि राहुल बनाम मोदी होगा तो जीत किसकी होगी, ये सबको पता है। राहुल गांधी कहीं ठहरते नहीं हैं, इसलिए वो मुकाबले में ही नहीं आना चाहते। 2014 और 2019 का नतीजा उन्होंने देख लिया है। उनको मालूम है कि जैसे ही वो आए, जो बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं या बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, राहुल गांधी सामने हैं तो बीजेपी को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको लंदन यात्रा से राहुल गांधी ने एक तरह से स्थापित कर दिया कि अगर बीजेपी के पास कभी जो है आक्रामकता की कमी हो रही हो या ऐसे मुद्दों की जिन पर विपक्ष पर हमला कर सके, तो तुरंत राहुल गांधी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। राहुल गांधी भारतीय विश्वविद्यालय में जाते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ होते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का नारा लगता है, बैठे रहते हैं। उन लोगों के साथ खड़े होते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। वो लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो भारत की डेमोक्रेसी के समाप्ति की घोषणा कर देते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। और एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। असली बात ये है कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरा भी माइक बंद कर दिया जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसके अलावा पूरी जो है कड़ी है, उनके झूठ की पूरी श्रृंखला है। इसलिए जो है वो विश्वसनीयता उनकी बनती नहीं, बल्कि अगर थोड़ी बहुत जिन लोगों के मन में है भी, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं कह रहा था, कांग्रेस को दो चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। तो एक तो ये राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर, और दूसरा कांग्रेस को लग रहा था कि वो बीजेपी को परेशान कर सकती है हमला करके। याद रखिए, ये बजट सत्र है। बजट सत्र में सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शांति से बजट पास कराना। कांग्रेस को मालूम था कि ये बीजेपी की कमज़ोर नस है, इसको जितना दबाएंगे उतना हमको फ़ायदा होगा। तो इसलिए हंगामा, सदन चलने ही मत दो। जो पहला भाग था बजट सत्र का, उसमें भी हंगामा किया, दूसरे में भी करने की योजना थी। कांग्रेस के साथ जो इस मुद्दे पर आना चाहते हैं, किस मुद्दे पर? भ्रष्टाचार की जांच रोकने के मुद्दे पर। तो वो सब इकट्ठा हुए, हंगामे की योजना बनी कि सदन चलने नहीं देंगे। किस चीज़ के लिए? जेपीसी की मांग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी समूह की जांच के लिए। अडानी समूह के शेयरों में उतार चढ़ाव की जांच सेबी कर रही है, जो रेगुलेटर है, जिसका काम है ये करना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यीय कमेटी बना दी है, एक्सपर्ट कमेटी है। देश के सबसे विश्वसनीय एक्सपर्ट इसमें हैं दोनों पक्षों की नज़र से। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में नहीं चाहती, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कांग्रेस नहीं चाहती। तो कोई पक्ष ये नहीं कह सकता कि सिर्फ इस मत के या उस मत के हैं। वो कमेटी जांच कर रही है, 2 महीने में रिपोर्ट देना है। इसके बावजूद कांग्रेस को जेपीसी चाहिए। क्यों चाहिए? जेपीसी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इस मुद्दे को 2024 लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखना है। जिस मुद्दे में पहले ही जान नहीं है, उसको कैसे जिंदा रखा जाएगा, ये कांग्रेस ही बता सकती है। तो दूसरा जो झटका लगा कांग्रेस पार्टी को, वो ये लगा कि पहले दिन बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ, उसके पहले दिन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी आक्रमण पर आ गई। जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था, ये बिल्कुल अप्रत्याशित था पूरे विपक्ष के लिए कि सत्ता पक्ष जो है वो आक्रमण की मुद्रा में आ जाएगा। और सोमवार को ही नहीं, मंगलवार को ये क्रम जारी रहा और बुधवार को भी।
विपक्ष की संख्या की तुलना में सत्ता पक्ष के पास जाहिर है कि संख्या बहुत ज़्यादा है। 303 लोकसभा सदस्य लेकर एक पार्टी चुपचाप बैठी रहती है, उधर से जो है नारेबाजी 20 लोग, 25 लोग, 40 लोग लगाते हैं और मजबूरन सदन की कार्यवाही चलने नहीं पाती। उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं सदन के अंदर और बाहर निकलकर कहते हैं कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। ये कब तक बर्दाश्त किया जाता? तो पलटवार किया बीजेपी ने, और उस पलटवार का नतीजा ये है कि विपक्ष के लिए अब छिपने की जगह नहीं है। राहुल गांधी तो भागे फिर रहे हैं। राहुल गांधी 6 तारीख को आखिरी बार सार्वजनिक रूप से नज़र आए थे लंदन में, और उसके बाद से वो लंदन में थे, कहाँ थे किसी को मालूम नहीं। 2 हफ्ते बाद वो 28 फरवरी को गए थे देश से, उसके बाद अब लौट कर आए हैं। लेकिन कल वो मौजूद थे देश में, सदन में नहीं आए। आज 18 विपक्षी दलों ने, जिसमें टीएमसी और एनसीपी नहीं थी, इसमें ध्यान देने की बात है कि अपोजिशन रैंक में किस तरह का डिवीज़न हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। टीएमसी और एनसीपी उसमें शामिल नहीं हुई। 18 पार्टियों का जो मोर्चा ईडी ऑफिस जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस जा रहा था प्रदर्शन करने के लिए, उसको दिल्ली पुलिस ने विजय चौक पर ही रोक लिया और विपक्षी दलों को अपना ये मार्च रद्द करना पड़ा। तो सरकार ने ये मार्च होने नहीं दिया। ये आक्रामकता जो है, वैसे सामान्य स्थिति होती तो मार्च होने दिया जाता, वहाँ ईडी दफ्तर से पहले कुछ दूरी पर जो है घेरा बना दिया जाता और रोक दिया जाता, मेमोरेंडम ले लिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने दिया। राहुल गांधी न संसद के अंदर दिखे न संसद के बाहर। संसद में सत्तारूढ़ दल के सदस्य दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, लगातार नारे लगाते रहे, राहुल गांधी माफ़ी मांगो, राहुल गांधी माफ़ी मांगो। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का कहना है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, देश की प्रतिष्ठा धूमिल की है, इसलिए उनको संसद में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाया है, उनके कंडक्ट पर सवाल उठाया है, ये कहकर कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जो कि सरासर झूठ है। उस पर कहा गया कि वो आकर सदन में माफ़ी मांगे। राहुल गांधी संसद से भाग रहे हैं, राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के जमघट से भाग रहे हैं, राहुल गांधी जनता से भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? या तो राजनीति में रहना है तो भागना तो संभव है नहीं, सामने तो आना ही पड़ेगा। कब तक भागेंगे ये देखने की बात है। लेकिन इतना तय है कि ये लड़ाई अब जो है एक तरफा से दो तरफा हो गई है। एक तरफा सदन के अंदर विपक्ष जब चाहता है तब जो है सदन की कार्यवाही रोक देता है, चलने नहीं देता है। अब सरकार ने तय किया है नहीं चलती है तो नहीं चल, केवल विपक्ष की वजह से न रुके। तो विपक्ष को पता चलना चाहिए कि सदन की कार्यवाही रोकने का क्या मतलब होता है। तो मैं कह रहा था सबसे कमज़ोर कड़ी होती है सरकार की बजट सत्र में बजट पास कराना। इसी का फ़ायदा जो है विपक्ष उठा रहा था। सरकार के रवैये से अब लगता है कि उसने तय कर लिया है कि बजट पर बिना बहस के बजट पास हो जाए तो हो जाने दीजिए। 2018 में ऐसा हो चुका है, जब सदन नहीं चलने दिया जा रहा था, सब कुछ जो है ठप किया जा रहा था, तब सुमित्रा महाजन उस समय लोकसभा अध्यक्ष थी, सब बुलेटिन किया और जो है उसके बाद बजट पास करा दिया गया। कोई बजट के किसी प्रावधान पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बार का बजट भी उसी ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर विपक्ष का यही रवैया कायम रहा तो बजट एक बार फिर से आम बजट जो है वो बिना किसी चर्चा के पास होगा। इसमें नुकसान किसका होगा? सबसे ज़्यादा विपक्ष का। विपक्ष को ऐसी बहस में, ऐसी चर्चाओं में मौका मिलता है सरकार को घेरने का, सरकार पर हमला करने का, सरकार के कामकाज में त्रुटियां निकालने का, कमी निकालने का। वो सारा मौका विपक्ष ने गंवा दिया है, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है तो जो परिस्थिति बनी हुई है इस समय, उसमें यह है कि विपक्ष से ज़्यादा अब सत्ता पक्ष आक्रामक है और ये लड़ाई आगे चलने वाली है। क्यों आगे चलने वाली है? क्योंकि विपक्ष के सामने दो विकल्प हैं। वो या तो मोदी की राजनीतिक चुनौती से अपने को बचाएं या भ्रष्टाचार की जांच से अपने को बचाएं। उनको लगता है कि मोदी की राजनीतिक चुनौती से तो वो 2 चुनावों से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। 2014 हारे, 2019 हारे, एक बार फिर हार जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि 2024 में वो कहीं लड़ाई में नहीं है। लेकिन दूसरा मुद्दा तो उसके सर्वाइवल का मुद्दा है,
कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जांच हो रही है उसको रोकने के लिए जितनी ताकत लगा सको लगाओ, जो कुछ कर सको करो, किसी तरह से भ्रष्टाचार की जांच को रोको। पूरा विपक्ष, उसमें कुछ पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो 18 पार्टियां आज जो ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन के लिए जा रही थी, उन 18 पार्टियों के नेता, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उन 18 पार्टियों के नेताओं को लग रहा है कि अगर भ्रष्टाचार की जांच नहीं रुकी तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। इनमें से कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो पार्टी भी नहीं जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आई, तो सब के सब भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये वंशवाद और भ्रष्टाचार, ये दोनों जो मुद्दे जिनको उठाने की कोशिश पिछले 1-1.5 साल से, उससे पहले से भी, लेकिन 1-1.5 साल से बड़ी तेज़ी से कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस मुद्दे को पूरी तरह से जनता के बीच में ले जाने में सबसे ज़्यादा मददगार विपक्ष के नेता हो रहे हैं। कि भ्रष्टाचार की जांच पर जिस तरह से वो लोग तातातैया कर रहे हैं, उससे बड़ा साफ है कि भ्रष्टाचार की जांच से डरे हुए हैं। और डरता कौन है? जिसकी दाढ़ी में तिनका हो। तो विपक्ष का ये डर ही सत्तारूढ़ दल की अगले चुनाव में, यानी 2024 के चुनाव में बड़ी ताकत बनने वाला है। वंशवादी राजनीति के मोर्चे पर बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी तक वो बोल तो लेते थे, अब तो जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से चार्जशीट हो रही है, नेता जेल में जा रहे हैं, उससे वो बोलने की हालत में भी नहीं रह गए। अब उनकी मदद में तो अदालत भी आने को तैयार नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर याद दिला दूँ, सुप्रीम कोर्ट का वो निर्देश जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई नरमी न बरतें, सख्ती से पेश आएँ। तो इसलिए आने वाला समय विपक्ष के लिए, और ख़ास तौर से विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल भरा होने वाला है। उनके लिए बचत का कोई रास्ता नहीं है। सरकार छोड़ने वाली नहीं, अदालत रियायत करने वाली नहीं, और जनता तो कभी भ्रष्टाचारियों का साथ देने को तैयार हुई नहीं। तो भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को मेरा मानना है कि 1947 के बाद से पहली बार कानून का डर सता रहा है। और जब गलत करने वालों के मन में कानून का डर आ जाए तो समझिए सरकार अच्छा काम कर रही है। कानून का डर हर नागरिक के मन में होना चाहिए, तभी कानून का राज स्थापित हो सकता है। तो एक कानून का जो ये डर पैदा हुआ है, वो डर सबसे अच्छा किसको लगता है? गरीब आदमी को। उसके मन में एक बात रहती है कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनका कुछ होता नहीं है, उसकी जीवन दशा सुधरने में समय लगता है, लेकिन उनकी जीवन स्तर रातों रात बदल जाता है। जो कल तक साइकिल या मोटरसाइकिल या स्कूटर से चलते थे, अचानक वो मर्सिडीज़ और BMW में चलने लगते हैं। तो उसको समझ में नहीं आता कि ये कौन सा अर्थतंत्र है, किस गणित से, किस व्यापार से ये लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। उन पर जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज़्यादा खुश इस देश का गरीब होता है। उसको लगता है कि न्याय हो रहा है, उसको लगता है कि ईमानदारी की स्थापना हो रही है, उसको लगता है कि बेईमानी को सज़ा मिल रही है। कानून की अदालत में जो भी फैसला है, उसकी अदालत में फ़ैसला पहले हो जाता है। आप याद कीजिए, जब भी ऐसे मौके आए, सबसे ताज़ा उदाहरण तो नोटबंदी का है। नोटबंदी में जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ गरीब आदमी, वही सबसे ज़्यादा खुश था कि इन बेईमानों, चोरों और अमीरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही, ये मुश्किल में है। उनकी परेशानी से जो है उसे खुशी हुई, इसलिए नहीं कि उसके मन में कोई परपीड़ा का भाव है, इसलिए कि उसको लगा कि बेईमानी को भी सज़ा मिल सकती है। जो उम्मीद उसने छोड़ दी थी कि कभी बेईमान को भी सज़ा मिल सकती है, वो हो रहा है अब इस देश में। तो देश में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, ये इसकी शुरुआत भर है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।